बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग फाइन होंगे और आप सिविल जज एग्ज़ाम 2020 जो है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, मैंने काफ़ी अरसे से मेरा आप लोगों से एक इंटरेक्शन है और मैं आप लोगों को जो है वो सिविल जज की तैयारी करवा भी चुका हूँ। ऑलरेडी लेक्चर्स भी हैं, मटेरियल भी है। मैंने ये फील किया है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो कि ऑलमोस्ट आप में से हर किसी का कोई ना कोई जो है वो इशू है। मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं आपसे सबसे पहले इनपुट लूं। आप जिन लोग तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं, उनसे इनपुट लूं कि उनके क्या इश्यूज हैं सिविल जज एग्जाम प्रेपरेशन या एडीपीपी डीडीपीपी एग्जाम की बाबत, और फिर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करके तो उसके ऊपर मैं आपको एक फुल फ्लेज लेक्चर दूं। और उस लेक्चर के बाद आप में से कोई शख्स भी ये बात ना कहे कि अभी भी मेरी कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से इनपुट ली। आप लोगों ने मुझे बताया कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया और उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने उसकी लिस्ट बनाई और आज मैं उसके ऊपर आपको जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह कि ये लेक्चर सुनने के बाद, बशर्ते कि आप में ये कंप्लीट लेक्चर सुनने की हिम्मत हो, ये लेक्चर सुनने के बाद आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपके पास एक वाज़ेह गाइडलाइन होगी कि इस सिविल जज एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए मैंने क्या करना है और मैंने किस तरह से करना है। वो सारी गाइडलाइन आपको मैं इस लेक्चर के थ्रू जो है वो दूंगा। आपके सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आप में से हर एक का कोई ना कोई क्वेश्चन है जिसको मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और आगे चल के मैं एक एक क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। Why I am serving you people without any consideration? एक जज हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, इज्जत है, सब कुछ है, मेरा कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर मैं आप लोगों को क्यों गाइड कर रहा हूं? मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लिखा है, वो ये है कि मुझे तकलीफ है कि हर साल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग सिलेक्ट होते हैं। और उसकी एक रीजन तो ये है कि वो उन पैरामीटर्स के ऊपर तैयारी नहीं करते जिन पैरामीटर्स के ऊपर वो अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी जो तकलीफ वाली बात है वो ये है कि उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला भी नहीं है। बड़ी माजरत के साथ हो सकता है कि मैं हार्श वर्ड बोल जाऊं, मोस्ट ऑफ दी एकेडमीज जो हैं वो स्टीरियोटाइप बाजारी किस्म की एकेडमीज हैं। उनको ये इल्म ही नहीं है कि हमने किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है इन बच्चों को गाइड करना है कि उन पैरामीटर्स के ऊपर जो है ये अपनी स्टडी को जो है अपनी सक्सेस को जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दी बुक्स ऐसी हैं कि वो केस लॉ जो हैं वो ऊपर नीचे करके तो वो छाप दी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दी हेल्पिंग बुक ऐसी हैं कि एक मटेरियल चोरी करके दूसरे में छाप दिया जाता है, उसको पढ़ के बंदा पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये वो चीज है जिसने मुझे फोर्स किया कि मुझे आगे आना चाहिए, मुझे इन लोगों को जो है वो गाइड करना चाहिए। ताकि मेरा एम ये नहीं है, याद रखिए, अगर आपको कोई ये कहता है, कोई एकेडमी ये कहता है कि भाई मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको जज बना दूंगा, मैं आपको प्रोसिक्यूटर बना दूंगा, तो वो गलत है, वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। जो आपकी मैच्योरिटी का लेवल है, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी लर्निंग की, उसकी डिमांड ये है कि आपको सिर्फ वो गाइडलाइंस दे दी जाए जिनको फॉलो करके आप अपनी सक्सेस इंश्योर करें। यानी मैं भी अगर आपको गाइड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो पैरामीटर्स बता दूंगा जिन पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद
आप अपनी सक्सेस जो है उसको जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ, दौड़ आपने खुद लगानी है, आपको रास्ता दिखाना है, वो मैं दिखा भी रहा हूँ, वो मैं इस लेक्चर के जरिए भी आपको दिखाऊंगा। अब जो बात मैं करने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मेरे हर सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर्स भी हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। कितनी मेरे लिए तकलीफ की बात होगी जब मैं देखता हूं कि मेरे ही लेक्चर को अपने नाम से शेयर किया जाता है या वो मटेरियल चोरी करके वो बुक छाप दी जाती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन ये है कि मसलन आज अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो ये जो है ये दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, इसको आम नहीं किया जाता। फिर जिसके ये हाथ लगता है वो फिर इसको अपने तरीके से जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज मैं आपके लिए वसीला बनाऊं तो आप भी किसी के लिए वसीला बने। आज आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका फर्ज है कि इसको हर एक से शेयर करें, इसका लिंक हर एक को सेंड करें ताकि वो भी इसको देख ले। एक दफा पहुंचना चाहिए, चाहे वो आगे उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये उसकी अपनी मर्जी है। और एक और बात याद रखिए, एक तो मैंने ये कहा ना कि मैंने देखा कि लोगों के पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, और एक और चीज भी है, मैं समझता हूं कि अगर एक शख्स के पास एक इल्म है तो उसको फैलाना उस पर फर्ज है। मैं ये समझता हूं कि ये मेरा फर्ज है, अगर मेरे पास कोई इल्म है मैं आप तक शेयर करूं। तो अगर आप उसको आगे नहीं फैलाएंगे तो फिर आप जवाबदेह होंगे कि भाई आपके पास ये इल्म था, आपने दूसरे से शेयर क्यों नहीं किया। याद रखिए, कुछ नहीं होता, चाहे कंपटीशन का एग्जाम है, लेकिन अगर आप अपना दिल बड़ा करोगे, दूसरों से मटेरियल शेयर करोगे, तो उसका रिवार्ड आपको अल्लाह ताला से मिलेगा। होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को हर एक से शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इससे क्या कर सकें, इससे जो है वो इस्तेफादा जो है वो हासिल कर सकें। मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि शेयर कैसे करना है, वो यूट्यूब पे जाना है, शेयर का ऑप्शन है, वहां से आपने उसको जो है वो आगे जो है वो लिंक बेशक वहां से शेयर कर दें या लिंक कॉपी करके उसे व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब हम जो है अपने मेन लेक्चर की तरफ जो है उधर हम चलते हैं। ले जी, अब हम वो शुरू करते हैं। अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो क्वेश्चंस अपनी जगह पे, मैं आपको सक्सेस के जो है वो 10 टिप्स बताऊंगा, और उन 10 टिप्स के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चन जो आपने शुरू में स्क्रीन के ऊपर देखे हैं मैं उनको भी कवर करूंगा। यानी आपका हर क्वेश्चन जो है वो सक्सेस के किसी ना किसी प्रिंसिपल से रिलेट करता है। तो मैं आपको वो प्रिंसिपल भी बताऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन उससे जो है वो किस तरह से जो है वो लिंक करता है। ठीक है, अब आपके सामने है जी, आपका सवाल ये हो सकता है कि किस तरह से सिविल जज के इम्तिहान में कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। यानी आप मुझसे वो पैरामीटर्स पूछ रहे हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपनी सक्सेस को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो हाईलाइट किए हैं, अब मैं फिर आगे जाके 1 बाय 1 को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्या है, बिलीव एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह, राइटियसनेस, observe huququllah and huququl abad, consistency, punctuality, determination, passion, luck, awareness about the latest and updated syllabus and laws along with rules, study as per examiner's demand, conceptual and thorough study, study with plan, time management, presentation, group discussion। अब मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि ये हर फैक्टर किस तरह से आपकी सक्सेस में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहले है बिलीव एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आपकी क्यूरीज उठाता हूं। सवाल ये है कि सर कई बार इम्तिहान दिया मगर किसी ना किसी पेपर में रह जाता हूं, अब खुद एतमादी नहीं रही कि इस बार भी पास हो जाऊंगा। सर इम्तिहान में फेल होने का खौफ ना तो पढ़ने देता है और ना ही कमरा इम्तिहान में जाने देता है। सर फैमिली ने इतनी उम्मीदें लगा ली हैं कि मैं इस बात का प्रेशर ले लेता हूं कि अब अगर जज ना बना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर मेरा सिर्फ एक ही चांस बाकी है, क्या मुझे इम्तिहान देना चाहिए?
डियर मेंबर्स, मेरी बात को गौर से सुने। देखिए, वो अल्लाह ऑलमाइटी जो है, वो एक ह्यूमन बीइंग को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, वो अपने बंदे का क्यों कर अच्छा ना सोचेगा। ठीक है, तो वो अल्लाह जो है, वो हमेशा, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो अल्लाह हमेशा हम लोगों की भलाई का, हमारी भलाई होती है उस अल्लाह की तरफ से। जो भी अमल होता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दे दी तो बिस्मिल्लाह, ना दी तो उस खुदा ने आपके बारे में कोई ऐसा प्लान बनाया है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं। और जब वो प्लान एक्ट अपॉन होगा तो फिर आपको खुद ही एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने जो पीछे फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। लिहाजा जब हम लोगों का ये ईमान होगा, ठीक है, कि भाई वो अल्लाह बेनियाज है, मैं अपनी मेहनत करूंगा, आगे उस खुदा की मर्जी कि वो मुझे ये सीट देता है या नहीं देता। अगर देता है तो ये मेरी भलाई के लिए, अगर नहीं देता तो इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी। तो जब आप ये ईमान लेके चलेंगे तो फिर ये जितनी चीजें भी लिखी हैं ये आप में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह ताला, आप अल्लाह के करीब हैं, आप अल्लाह से आप उम्मीद लगाए हुए हैं और अल्लाह आपका बुरा नहीं चाहता। तो जब आपका ये ईमान हो जाएगा फिर ये चीजें जो है वो बिल्कुल जो है वो मैटर नहीं करेंगी। फिर ये है कि आप दौड़ लगाएं, आप मेहनत करें, आप सब कुछ करें। आगे चल के देखेंगे कि लक भी बड़ा इन्वॉल्व है कामयाबी में, उसमें सिर्फ आपकी जो है वो गलतियां नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो यकीन, पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी जो है वो हर तरह से जो है वो मेरी रहमत के हम लोग तलबकार भी हैं। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे जो है मेरे बारे में कोई अच्छा अल्लाह ताला ने जो है वो प्लान किया होगा। उसके बाद एक और चीज है, ये एक चीज इसमें ये लिखी है कि सर फैमिली इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि मैं इस बात का प्रेशर ले लेता हूं कि अगर जज ना बना तो क्या होगा। मेरी बात सुने, बात यह है कि आप उनको होप ही क्यों दिलाते हैं? आप उनको रियलिटी बताएं, उनको बताएं जी मैं मेहनत कर रहा हूं, बाकी प्लानिंग करने वाला वो अल्लाह है, मेरे बारे में फैसला उस अल्लाह ने करना है। ठीक है, तो लिहाजा आप मेरे से उम्मीदें ना लगाएं, मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, बाकी जो अल्लाह को जो है वो मंजूर है, कल को मेरे पे आपने ये गिला नहीं करना कि तुम जज नहीं बने। तो घर वालों को बिल्कुल ये होप ना दिलाएं जी कि मैं इंशाल्लाह जी 2000% जो है वो जज बनूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर जो है वो आपकी स्टडी जो है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज की जो है वो केयर करनी है, फैमिली को इस हद तक एतमाद में लेना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, बाकी अल्लाह ताला जो है वो। अच्छा, एक और जो बात है वो ये है कि जो आप मेहनत करते हैं क्या उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको वो सीट मिल जाए? नॉट एट ऑल। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको पे बैक होनी है। वो आपको या तो एक प्रोसिक्यूटर की सूरत में, अगर एडीपीपी नहीं डीटीपीपी, अगर डीटीपीपी नहीं सिविल जज नहीं है तो एएसजे नहीं तो एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं तो इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें और अदरवाइज भी जो आप पढ़ते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसमें एक निखार आता है, एक चेंज आती है, एक कॉन्फिडेंट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको किसी भी लिहाज से जो है वो किसी किस्म का जो है वो लॉस नहीं है, वो आपका जो है वो फायदा ही फायदा है। तो मैं अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। इस पे सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला पे ईमान रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। जब आप अल्लाह ताला पे, कभी आपका ये हो ना कि आपको लगे मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, ये हो गया, मायूसी हो, तो अपनी आंखें बंद करके ना अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें कि क्या वो अल्लाह जो है वो इतना बेनियाज है
अगर वो चाहे तो ये पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, मुझे इज्जत जरूर मिलेगी। और अगर मैं नहीं हो सका या मैं नहीं हुआ तो यकीनन अल्लाह ने इसमें कोई बेहतरी सोची है जो कि मुझे जिस चीज का इल्म नहीं है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा जो है वो सुकून मिलेगा। फिर उसमें आखिरी आपने कहा कि सर मेरा सिर्फ एक ही चांस है। यकीन जाने ये चांस मैटर नहीं करते। पता नहीं, हो सकता है वो पेपर बड़ा इजी हो सकता है वो पेपर जो उस साल आ रहे हैं वो आपको सारे अजबर हों, ठीक है। हो सकता है जो आप चांस अवेल करना चाहते हैं उसके पेपर बड़े मुश्किल हों। लिहाजा मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि मेरी एज बड़ी पड़ी हुई है, मेरा आखिरी चांस है और मैं जो है वो क्या कहते हैं ये स्किप कर देता हूँ, मैं आगे मजीद तैयारी करके अगले साल दूंगा। यकीन जाने जो एक साल पहले आप होते हैं अगले साल भी आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। लिहाजा कभी आपने अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना, आप अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना है, आपने एग्जाम में जो है वो ज़रूर बैठना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है राइटियसनेस। ऑब्जर्व हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद। भाई नमाज की पाबंदी करें, नमाज के बगैर कोई गुजारा नहीं है, नमाज के बगैर कोई गुजारा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला से रो रो के ये दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी उम्मत को बख्श देना, तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने यही कहा था कि अपनी उम्मत से कहो कि अपनी नमाज कायम करें, ठीक है। तो नमाज के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। यकीन जानिए नमाज पढ़ें तो आप में एक मोटिवेशन आती है, एक स्पिरिट आती है, आप जो है ना एक्टिवली प्लानिंग के साथ हर काम करते हैं। लेकिन अगर आप नमाज ना पढ़ें तो आप वसवसों का शिकार करते रहते हैं, पढ़ने को भी दिल नहीं करता, नींद बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, और बंदा इनएक्टिव रहता है। तो नमाज बड़ी जरूरी है। नमाज जो बंदा नमाज कायम कर लेता है ना, यकीन जाने उसके लिए ये एग्जाम तो कोई चीज ही नहीं। फिर उसके बाद आगे सदका। सदका आपको पता है, सदका जो है वो बड़े बड़ी बलाओं को टाल देता है। सदका जो है वो यानी वो अल्लाह ताला की जो डिसीजंस है उसको चेंज कर देता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सदका दें। उसके बाद हुकूकुल इबाद क्या है? दूसरों के वालिदैन की इज्जत करें, उनको खुश रखें, उनके साथ खुश नरम दिली से पेश आएं। रिश्तेदार दोस्त अहबाब से हमा वक्त आपकी कोशिश यही होनी चाहिए मैं इसका जो है वो दिल जीत लूं, ठीक है। और फिर है गुरूर नहीं, हम्बलनेस और इनकिसारी। कभी अपने कुलीग को भी, कभी अपने क्लास फेलो फ्रेंड को भी अपने से नीच नहीं समझना। ये नहीं समझना मुझे तो बड़ा आता है, मैं ये कर गया, मैं ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपने यही समझना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और दूसरे को आपने साथ लेके चलना है। दूसरों की बेलौस खिदमत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यकीन जाने मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो दूसरों की खिदमत की वजह से है। इवन जब मैं जज बन रहा था तो मैं हाई कोर्ट में बैठ के लोगों को जो है उनके साथ डिस्कशन किया करता था, उनसे अपने नोट्स शेयर किया करते थे, अपने आइडियाज शेयर किया करते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे जो है वो कामयाबी दे दी, उनको भी कामयाबी दे दी। तो ये है दूसरों की बेलौस खिदमत करना, ठीक है। अगर आपके पास एक नॉलेज है, आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का क्या मकसद है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, और अल्लाह राजी हो गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर वो अल्लाह जो है वो जाहिर बात है वो बेनियाज है, वो हमारे हक में बेहतर फैसले करेगा। लेकिन मैं आगे चलता हूँ। कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, डिटर्मिनेशन, पैशन। यकीन जाने मैं अब आपके सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, सर पढ़ने को दिल नहीं करता, सर जैसे जैसे इम्तिहान पैसे आते हैं इम्तिहान का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ये सिस्टम ही करप्ट है, इसमें मेरे जैसे बंदे के लिए जगह ही नहीं है। हाई कोर्ट की पॉलिसी के 10 से 20 लोगों से ज्यादा को सिलेक्ट ही नहीं करना। सर ऐसी मजबूरियां कि स्टडी के लिए वक्त ही नहीं निकलता। यकीन जाने जो आप में से कंसिस्टेंट है ना, जो पैशन है जिसमें कि मैंने ये करना है, यकीन जानिए उसके लिए ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं उसके लिए इशू ही नहीं होगा। होता क्या है? होता यह कंसिस्टेंसी क्या है, मुसलसल पढ़ना। हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग पूरा साल जाया कर देते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट का जो है वो इंतजार करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली उसका क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है कि वो हमारे ऊपर एक जो है ना वो प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। भाई मैं इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा। जब एडवर्टाइजमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं या पेपर करीब होते जाते हैं, पढ़ हम रहे नहीं होते, तो वो बंदे के ऊपर एक प्रेशर, जब प्रेशर आता है तो फिर पढ़ने को भी दिल नहीं करता। फिर बंदा कमरा इम्तिहान तक जो है वो नहीं जा पाता, ठीक है। फिर बंदा दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देता है, दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देता है कि ये तो सिस्टम ही करप्ट है, यहाँ पे तो मेरे जैसा बंदा एडजस्ट ही नहीं हो सकता, कि ये तो जी ये लोग तो जो है 10 20 से ज्यादा, ये सारे
ये जो है ना वो ब्लेम्स हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी खामियों पे पर्दा डालने के लिए। सॉरी टू से अपनी मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन जाने ये तो अभी एडवर्टाइजमेंट आई है ना, यकीन जाने आप 4000 लोग हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को जब पढ़ाता रहा हूँ ये कह के कि भाई कंसिस्टेंसी लेके आओ और सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, तो आप इंटरवल ना लो, आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, तो क्या आपके लिए ये चीज़ शॉकिंग होगी कि सिर्फ 10 लोग पार्टिसिपेट करते थे 4000 में से, बाकियों ने परवाह ही नहीं की। तो फिर जब हम खुद कंसिस्टेंट नहीं है, जब हम खुद इंटरेस्ट नहीं लेते, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, कुछ हजार जो है वो एग्जाम में जाके बैठते हैं, पेपर देते हैं, तो फिर उसमें से 10-20 ही सिलेक्ट होने हैं। तो खुदारा अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आए, डिटर्मिनेशन, पैशन। डिटर्मिनेशन क्या है, पैशन क्या है? यकीन जाने मैं 2-3 रातों से जाग रहा हूँ आपका ये लेक्चर मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि मेरा पैशन है। मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया है कि भाई पहले मैं इसको लेक्चर को मुकम्मल करूंगा और फिर मैं अपनी रूटीन की लाइफ जो है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो पैशन जो है वो आपसे वो काम भी करवा देता है जो कि नहीं भी होने वाला। मैं अब लाहौर में देखिए समर वेकेशन होने वाली है और मैं कितनी फाइलें हैंडल करके आया हूँ और कैसे कैसे लोगों को फेस करके आया हूँ, और मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा आज मैंने सोना भी नहीं, मैंने रेस्ट भी नहीं करना, मैं इसको मुकम्मल करूंगा। ये है पैशन। जब आप पैशन से स्टडी करोगे ना, बिलीव मी, कामयाबी आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको अपनी ही मिसालें दिए जा रहा हूँ, यकीन जाने। मैं कोर्ट की बात करूं, मैं पैशन से काम करता हूं, और जो आप में से लोग जानते हैं उनको पता है कि बाबर नदीम साहब जो है वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं। तो पैशन के बाद आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है और वो इस अप्रिसिएशन को आप इंजॉय करते हैं। तो खुदा के लिए अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आए, अपनी मजबूरियों को एक तरफ रखें। यकीन जाने अगर आप मजबूरियों को देखा जाए ना, तो मैं आपको एक दिन भी एक लफ्ज भी ना पढ़ा पाऊं, लेकिन मैं अपने बाकी जिम्मेदारियां भी निभाता हूँ और साथ में मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरा पैशन है, ठीक है, मैं डिटरमाइंड हूं कि मैंने ये काम करना है। तो अगर आप भी इसी तरह करोगे ना कि भाई मैंने मेहनत करनी है और मैंने लगातार करनी है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी। होप कि आज के बाद आप लोग जो हैं वो आउट ऑफ स्टडी सर्कल नहीं जाएंगे, बल्कि स्टडी के अंदर रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी की पॉइंट है फॉर द सक्सेस इन सिविल जज एग्जाम कि आप मुतवातर पढ़ें, आप पैशन के साथ पढ़ें। हम वक्त आपके ऊपर किताबें सवार हों कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ठीक है। तो फिर आपको ना ये जो ब्लेम एक्सक्यूज ये जो है ये भी बंदा जो है ना ये इनसे भी निकल जाए। मैंने कभी किसी जो सक्सेसफुल बंदे को ये वाली बातें जो है वो कहते नहीं देखा। और यकीन जाने जब अगर आप में से किसी का कोई ज़हन ऐसा भी है ना, ठीक है, तो वो जब कुछ बन जाएगा जिंदगी में तो उसको खुद एहसास होगा यार मैं बड़ा गलत था। मुझे बताएं उनकी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है जहां पे हजारों सीटें खाली पड़ी हैं और वो खुद चाहते हैं कि हमारे जजेस का बर्डन को शेयर करने के लिए आ जाए। वो क्यों चाहेंगे कि आप लोग जो है वो सिलेक्ट ना हो? उसकी रीजन ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग कंसिस्टेंटली जो है वो मेहनत नहीं करते। जी अब मैं आगे चलता हूँ। हम लोग वो जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, बिलीव एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह, वो हमने कर लिया। राइटियसनेस भी कर लिया, कंसिस्टेंसी भी कर लिया। अब हम आगे चलते हैं लक। अच्छा डियर फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली वो जो लक वाली स्लाइड है ना वो मेरे से जो है वो डिलीट होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ लक जो है वो क्या है। कि मसलन आपके जो है वो ये सवाल हो सकते हैं कि सर मैंने बहुत लोगों को मेहनत करते देखा, सर मैंने उनको जो है वो फेल होते देखा। यहाँ आपका सवाल ये हो सकता है कि सर मैं इतने एग्जाम दे चुका हूँ, मैं किसी ना किसी पेपर में हर बार जो है वो फेल हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, देखें बात सुनिए,
मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन लक भी बड़ा मैटर करती है। समटाइम ऐसे होता है कि आप जो पेपर चेक कर रहा होता है उसका अपना ही एक माइंड होता है पेपर चेक करने का, ये एक नेचुरल चीज है, ये एक नेचुरल चीज है, ठीक है। तो हाँ, एक बंदे ने ये कहा कि सर 2017 में मैंने टॉप किया था एक पेपर में और 2019 में मैं उसमें आके फेल हो गया हूँ, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सब लक के बारे में है, वो आपका दिन है, तो आपको वो पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं जो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं, तो वो दिन आपका होता है। समटाइम आपको पेपर में क्वेश्चन ही वो आ जाते हैं कि सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होते। तो ये सारा कुछ क्या है, ये लक है, ठीक है। और लक जो है वो लक जो है इसका काउंटर कैसे किया जा सकता है बैड लक का, अल्लाह से रहमत तलब करते रहें, अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी। और एक और बात याद रखें, सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, success is a continuous journey, failure is not a separate thing, it is also a part of the success। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं यकीन जाने मैं आपको नहीं बता सकता मैंने कितने एग्जाम दिए, कितने रिटर्न क्लियर किए और फिर मैं किन किन में इंटरव्यू के लिए गया, मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी थी तो मैं पूरे पंजाब पे एक सीट पे सिलेक्ट हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि ये लक है, ठीक है। कि एक वक्त था कि मैं फेल पे फेल हुए जा रहा था और फिर जब अल्लाह ने मुझे कामयाब करना, मैं एक सीट के ऊपर कामयाब हो गया। तो लक का भी बड़ा रोल होता है, अगर आप रह जाते हैं तो ये किस्मत के भी फैसले होते हैं, आपने उसकी वजह से जो है वो मायूस जो है वो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, अपने उसके ऊपर अपने जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर आप चलते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, एक्चुअली अब हम वो तो जर्नल थे ना किसी भी एग्जाम की सक्सेस के लिए, तो अब हम आगे जो हम मूव करने लगे हैं वो अब हम अपने वो जो सिलेबस है उसकी तरफ हम लोग जाने लगे हैं। अब की पॉइंट क्या है, हम में से बहुत लोग कामयाब होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से मज़ामीन हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब उनको ये इल्म ही नहीं होता तो फिर वो प्रॉपरली जो है वो स्टडी भी जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो लेटेस्ट और अपडेटेड लॉज जो हैं वो आप उनको क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो आगे चलेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताऊं, यहाँ से आगे कि मैं तकरीबन हर किस्म का मटेरियल आपको दे चुका हूँ और मैं उसको गूगल ड्राइव के ऊपर सेव भी कर चुका हूँ। अब आपने क्या करना है कि आप ना इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस लेक्चर की नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे ना आपको वो लिंक मिलेंगे जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले सिलेबस आ रहा है, ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर क्लिक करें तो अच्छा, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें, ये वो एडवर्टाइजमेंट है और उसके अंदर ही वो जो है वो आपका सारे का सारा जो सिलेबस है ना वो उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो आपको वहां से जो है वो सिलेबस जो है उसके अंदर से वो क्या है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ ना, अब आप वही वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, आप जो नेक्स्ट जो लिंक है ना वो देखें कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाई कोर्ट ने दिए हैं ना, ये जो सिलेबस दिया है इसमें रूल्स शामिल नहीं है, या इसमें सिंपल ये लिख दिया गया फैमिली लॉज। अब फैमिली लॉज कौन कौन से हैं, तो ये एक टिप है कि सबसे पहले आप वो लॉज, वो टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करें कि जिनको पढ़ के आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है, अपनी जो है वो स्टडी जो है वो करनी है, ठीक है। तो मैं आपको अब आप इसमें जो दूसरा लिंक है वो उसके ऊपर आप लिंक वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें तो आपको वो पता चलेगा। अब ये डिटेल ये मैंने आप लोगों को बना के दी है, तो मसलन मैं अब आपको इसको बताता हूँ कि इसमें ये देखें, ये फैमिली लॉज है ना, ये वाली चीजें जो है ये फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, ये अब सिलेबस में नहीं लिखी, ये खुद सर्च की है कि ये चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल है। इसी तरह ठीक है,
इसी तरह मैं आपको और बताता हूँ, नीचे अगर लैंड रेवेन्यू है तो उसके साथ जो है वो रूल्स भी हैं। तो ये भी आपके लिए है कि आपने ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस है उसको देखना है, उसके अलावा जो डिटेल सिलेबस है उसको भी आपने गो थ्रू करना है, जो कि आपको ये लिंक में से जो है वो क्या करेगा कि वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपने जो है वो देख ली। अच्छा, अब अगली बात, फर्ज करें कि आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से लॉज हैं, अपडेटेड सिलेबस है और कौन कौन से अपडेटेड लॉज हैं। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं अमेंडेड और अपडेटेड लॉज और रूल्स उनको कैसे हासिल कर सकता हूँ। या तो आप बाजार से कोई अच्छी बेर एक्ट से खुद परचेज करें, ठीक है, या मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी वेबसाइट्स हैं, लिंक ऑफ लेटेस्ट सिलेबस अपडेटेड लॉज अलॉन्ग विद रूल्स इज गिवन, ये तो मैंने कहा। दूसरा है लिंक ऑफ फेडरल एंड पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर लेटेस्ट एंड अमेंडेड लॉ मे बी डाउनलोडेड आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ये देखें, ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाए ना उस लेक्चर के, तो ये देखें, ये तो पास्ट पेपर्स है ना, ये नीचे देखें डाउनलोड अमेंडेड फेडरल लॉज। अब प्लीज इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें ये वेबसाइट आ गई। यहाँ पे जो फेडरल लॉ है CRPC हो गई है, आप उसका नेम PDF फॉर्म में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फर्ज करें कि आपको चाहिए वो वाला पंजाब का, तो नीचे पंजाब की भी ऑफिशियल वेबसाइट दी है, जहाँ से आप कोई भी पंजाब का लॉ जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने लॉज को सिलेबस के मुताबिक क्या करें, डाउनलोड करें। और मैं आपको एक मशवरा दूं, अपना एक प्रिंटर परचेज करें, ठीक है। और जो मसलन जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं या जो नोट्स आपको मेरे अच्छे लगते हैं या कहीं से मटेरियल, उसके प्रिंट निकाल के तो वो अपनी फाइलों के अंदर लगाते जाएं, तो वो आपकी एक तरफ से जो है ना वो नोट्स जो है वो बनते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और सजेशन दूं, प्लीज आप ना अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, रखें अब। और जो चीजें मैं, बल्कि ये शुरू से लेक्चर जो आपने सुना है ना, प्लीज उसको ले डाउन करें एक पेज के ऊपर और अपने नोट्स जो है वो आप बनाते जाएं। लेक्चर आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नोट्स फिर आपको वो अज़बर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने कौन से की पॉइंट जो है मैंने इस लेक्चर से जो है वो सीखे हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं कह जाता हूँ लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं लिखी होती, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर जो आपको मेन पॉइंट लगेंगे आप उसके अंदर जो है वो उसको देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कि वो सिलेबस देखना है, उसकी डिटेल देखनी है कि उसमें कौन कौन से फर्दर लॉज और रूल्स आते हैं। फिर आपने उन अपडेटेड लॉज को क्या करना है, यानी अरेंज करना है। अच्छा, मैंने इन दो वेबसाइट से डाउनलोड करके तो वो रख भी ली है, नीचे देखें, ये मैंने नीचे लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में देखें, तो यहां से जाके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो रेलिवेंट लॉ को आप वो भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम सिविल जज की तैयारी शुरू करने से पहले रेलिवेंट लॉ जो है, अपडेटेड लॉ जो है, उनको अरेंज करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका सवाल भी था कि सर मैं किस तरह से जदीद सिलेबस और बेर एक्ट हासिल कर सकता हूँ। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। स्टडी एज पर एग्जामिनर डिमांड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्टडी एज पर एग्जामिनर डिमांड क्या है। देखिए, आपने LLB का भी क्लियर किया है, आपने PPSC के भी पेपर दिए होंगे, आप सिविल जज के भी दे रहे हो। यकीन जाने कि जो हाई कोर्ट की डिमांड है वो PPSC या LLB से बिल्कुल डिफरेंट है। LLB या PPSC की क्या डिमांड थी, वो ये था कि वो कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन। अच्छा, ये आपने नाराज नहीं होना अगर बच्चों की आवाज आए, क्योंकि मैं अगर साथ में आसमान पे भी जाके छुप जाऊंगा ना तो इन्होंने मुझे ढूंढ लेना है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपको लोगों को जो है वो ये बता रहा हूँ कि PPSC की, अच्छा LLB में क्या था कि सिंपल एक क्वेश्चन था और आप उसकी आउटलाइन बनाते थे और आप उसको लेंथ के साथ लिखते थे, तो आप उसमें पोजीशन भी ले सकते थे। लेकिन बिलीव मी, जो हाई कोर्ट का क्राइटेरिया वो इंटायरली डिफरेंट है। हाई कोर्ट का क्राइटेरिया क्या है, कंसेप्चुअल एंड थॉरो स्टडी। कंसेप्चुअल स्टडी से क्या मुराद है कि बस आपको
उसका क्रक्स आना चाहिए उस सेक्शन का, आपको उसके मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स पता हो, उसके अंदर जो रीजनिंग दी हुई है वो आपको पता हो, डेट्स है ना, वही आपने पेपर में लिखनी है। चाहे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा और आधी लाइन का जवाब है, आपके पूरे के पूरे नंबर है। बिलीव मी, जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस पेपर चेक करते हैं तो उनका सबसे पहली जो बात होती है, उनसे पूछा गया कि सर आप बताइएगा कि कौन सी ज्यादा चीज आपके लिए रेलिवेंसी है, तो उन्होंने कहा कि प्रिसाइज आंसर। कहते हैं हमें ये चीज इरिटेट करती है कि 10 सफ़े लिखे हुए हैं जबकि जवाब जो था वो 2 लाइनों का था। तो खुदा के लिए आपने जो वहां पे, अच्छा अब वो जवाब क्यों 2 लाइनों का है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल स्टडी है। कंसेप्चुअल स्टडी में आपने बस उनको जो है वो लाइन देना, आपने लेंथ के ऊपर जो है वो नहीं जाना। अब ये अगली बात है कि हमने कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो करनी कैसे है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। अब देखें, आपको भी पता है वो आपसे प्रपोजिशन भी पूछ देता है। तो प्रपोजिशन क्या है भाई, कंसेप्ट क्लियर है आपके एक सेक्शन के ऊपर, अब आपने उसने कोई फैक्ट्स दे दिए, उसके ऊपर आपने वो सेक्शन अप्लाई करते हुए उसको ये बात कहनी है कि भाई इसका ये आंसर बनता है। तो बात वही रही कि वो आपसे सब्जेक्टिव पूछ ले या प्रपोजिशनल क्वेश्चन पूछ ले, तो उसका क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है कि आपको बेसिक लॉ के ऊपर क्या होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वो आपसे कोई कोर्ट का ऑर्डर लिखवा लेता है, क्या वो समथिंग डिफरेंट? नॉट एट ऑल। जो कोर्ट ऑर्डर लिखना है उसमें भी आपने जो कंसेप्चुअल स्टडी से मुराद जो सेक्शन पढ़ा है उसके इंग्रेडिएंट्स उठाते हुए आपने रीजनिंग देनी है कि मैं इस केस का ये फैसला करता हूँ। ठीक है, दैट्स एनफ कि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो प्रपोजिशन या वो जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर लिखना या कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए इशू नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फर्ज करें रिमांड है, तो आपने रिमांड पढ़ा है, आपको सारा प्रोसीजर जो है उसका समझ है कि फर्स्ट क्लास जो है वो ग्रांट करता है और वो देयर इज अ यानी प्रेमा फेशी केस हो और उसमें रियल नेसेसिटी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस सूरत में जो है वो क्या कहते हैं वो रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। तो अब आपको रिमांड पे कोई भी प्रपोजिशन आ जाए आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर आ जाए रिमांड का लिखना, आप वो भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। तो ये वो चीज है कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थॉरो स्टडी का मतलब क्या है? थॉरो स्टडी का मतलब ये है देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। आपने थॉरो स्टडी करनी है, वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। हाँ ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करें, लेकिन ये कभी भी नहीं करूंगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें, क्योंकि अगर सिलेक्टिव स्टडी है तो वो रिस्क है, आ गया तो बल्ले बल्ले, ना आया तो आप फारग। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। सर सिविल जज के इम्तिहान की तैयारी का तरीकेकार क्या है? तो भाई वो आप पास पेपर लो, ठीक है, और वो पास पेपर लेके आप लोग जो है ठीक है और सिलेबस और लॉज और पास पेपर्स को देखो और सोचने देखो कि वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता चलेगा कि भाई वो प्रोपोजिशनल क्वेश्चन पूछता है, वो ऑर्डर भी पूछ लेता है, वो सब्जेक्टिव किस्म के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो पैटर्न है पेपर का उसको समझिए कि एग्जामिनर की जो है वो डिमांड क्या है। ठीक है, तो वो मैंने 2 अल्फाज में आपको बता दिया कि कंसेप्चुअल स्टडी करें और कंसेप्ट आपने वहां पे कंसेप्ट ही लिख के आने, और ये भी डिमांड नहीं है कि आप एक्यूरेट लिख के आए, सिर्फ आइडिया थ्रो करना ही जो है वो बिल्कुल क्या होगा वो काफी होगा। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा सवाल है सर गाइड से इम्तिहान पास किया जा सकता है? आप मेरी बात सुनिए, मैं गाइड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप गाइड को देखें, एक होता है प्राइमरी लॉ, एक है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो किसी भी चीज को समझने के लिए जो बेयर एक्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हो गया प्राइमरी सोर्स, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जो उस प्राइमरी सोर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो गाइड्स, मेरे नोट्स, यूट्यूब के लेक्चर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सेकेंडरी सोर्स हैं जो किसको एक्सप्लेन करेंगे? प्राइमरी सोर्स को। अगर आप में से कोई ये कहे कि जनाब मैंने प्राइमरी पढ़ना ही नहीं सोर्स, जैसे LLB में कहा था मैं तो बस वो सेकेंडरी को ही तैयार करके पेपर दे दूंगा, तो बुरी बात, वो नहीं हो सकता। पेपर में अगर उसने थोड़े से क्वेश्चन का मतलब चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक लॉ पे आपकी ग्रिप नहीं है। बेसिक लॉ पे आपकी ग्रिप हो, आपको इंग्रेडिएंट्स का पता हो, वो 200 तरीके से वो क्वेश्चन बदल के पूछे, आप फट उसका रिप्लाई करेंगे।
अगर गाइड से सीधा सीधा क्वेश्चन आपने किया है, बेसिक ला पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है चेंज करेगा और आप जो है उसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा क्रक्स ये है कि भाई गाइड्स को इस्तेमाल करो फॉर असिस्टेंस। क्या असिस्टेंट के वो प्राइमरी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करे या प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन उस पर रिलाय ना करो। अगर आप गाइड्स के ऊपर रिलाय करोगे ना तो आप फिर अपना जो है वो नुकसान जो है वो उठाओगे। उसके बाद सर कोर्स लंबा है और वक्त कम है, क्या सिलेक्टिव स्टडी की जा सकती है? मैं पहले आपको बता चुका हूं, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है यू आर एट रिस्क, आ गया तो आप पास, ना आया तो आप फारिग। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस जरूर करें, लेकिन थारोली जो है आप जो उसको क्या करें, वो पढ़ें। फिर सर हर पेपर के अहम सवाल बता दें। ऑब्वियसली हर मतलब CRPC है, उसमें बेल है, उसमें रिमांड है, उसमें कन्फेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि सर मैं बाकी नहीं करूंगा, वो फिर आपका जो है उसमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। सर कंसेप्ट के हर कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। कंसेप्ट को क्लियर करने का तरीकेकार क्या है? ठीक है, कि आप जो है ना वो सबसे पहले जो है वो बेरेक्ट को पढ़ें। ठीक है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ आ गई तो ठीक, अगर आपको समझ नहीं आई, अगर आपको उसकी समझ नहीं आई तो आप फिर सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाएं। आप सर बाबर के नोट्स देखें, आप किसी और के नोट्स देखें, आउटलाइन देखें, गाइड्स को देखें। मकसद क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं जो है वो क्लियर कर लूं। आप कोई बुक्स जो है उनको देखें, उसकी कमेंट्री पढ़ें, ताकि उस सेक्शन के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दफा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिलीव मी वो जल्दी भूलता भी नहीं है, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ता, वो आपको याद ही रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना एक कहानी की सूरत में आपको याद रखा हो। लेकिन अगर आप याद करना शुरू कर दें, रट्टा लगाना शुरू कर दें, तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। बेरेक्ट के ऊपर करें, बेरेक्ट के ऊपर फोकस करें। उसके बाद हेल्पिंग नोट्स जो हैं सेकेंडरी सोर्स के तौर पे उनको आप जो है वो देखें, मेरे लेक्चर्स देखें। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बेस्ट वे है ग्रुप डिस्कशन। उसके लिए मैंने अलग स्लाइड बनाई है, उसके ऊपर जब चलेंगे तो फिर मैं आपको जो है उसके ऊपर भी मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो ये है कि सर एक बेरेक्ट को पढ़ने का तरीका बता दें। ठीक है, देखिए बेरेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है कि कंसेप्चुअल स्टडी करो। ठीक है, अब उसको पढ़ने का एक खास तरीका है। अब मैंने इसके ऊपर आपको एक अलग से फुल फ्लैज लेक्चर दिया है, जो कि मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो जाके मैंने उसका वो दे दिया है। ये देखिए, आर्ट ऑफ वेयर रीडिंग नजर आ रहा है आपको 8 नंबर पॉइंट के ऊपर। तो आप इसके ऊपर वो जाके क्लिक करें तो आपको जो है वो मेरा ऑडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, कि एक जो बेरेक्ट है उसको मैंने किस तरह से जो है वो पढ़ना जो है मैंने उसको जो है वो स्टार्ट करना है। अगर मैं यहीं पे बताना शुरू कर दूंगा तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा जो है वो लेंथ पकड़ेगा। तो बेरेक्ट को पढ़ने का एक खास तरीकेकार है, और वो जो है मैंने वो लिंक दे दी है, आप प्लीज उसको सुनेंगे तो फिर आपको बेरेक्ट का जो है वो उसकी जो है वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सर प्रोपोजिशन को कैसे हल करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोपोजिशन को हल करना है। एक तो मैंने आपको बताया अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रोपोजिशन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अगली बात, अब प्रोपोजिशन को कैसे हल करते हैं, इसको मेरी बात आप गौर से सुने। आप मैंने ये आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में तो नीचे ये प्रोपोजिशन वाला देखें, मैंने ये प्रोपोजिशंस हल करके रख दी हैं 2019 की भी और 2017 की भी जो प्रोपोजिशन थी। तो जब आप इनको आगे खोलेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि प्रोपोजिशन को कैसे हल किया जाता है, कौन सी चीजें उसके अंदर लिखी जाती हैं, कौन सी चीजें अवॉइड की जाती हैं। इसमें मैं आपको जो है वो एक सेपरेट लेक्चर भी जो है वो आपको दे दूंगा प्रोपोजिशन राइटिंग के ऊपर जो है। लेकिन अगर आप ये वाली प्रोपोजिशंस देख लेंगे, मसलन ये 2017 वाली आप खोलें ना, 2017 वाला लिंक खोलें तो आपको पता चलेगा कि मैं इसमें जो है वो लिंक कैसे चेंज हो गया।
drive.google, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम और इसमें ये सिविल जज एग्जाम और इसमें ये देखें ये प्रोपोजिशन सॉल्व, ये खोलें जरा आप इसको, ये देखें ये प्रोपोजिशन सारी जो 2017 की थी वो नीचे आ रही है। मैं प्रोपोजिशन नंबर 1 खोलता हूँ तो ये देखें ये प्रोपोजिशन थी और अब मैंने नीचे जो है उसको जो है वो हल करने की जो है वो, तो नीचे मैंने उस प्रोपोजिशन को जो है वो हल किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्राइटेरिया भी आपको समझ आएगा कि किस तरह से उस प्रोपोजिशन को जो है वो क्या करना है, वो हल करना है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, इसी तरह ये 2000 जो प्रोपोजिशन है 2019 की, इसको आप खोलें, इसमें तो शायद मैंने जो है वो YouTube के ऊपर जो है वो लेक्चर ही दे दिए हैं। ये मेरे सारे लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। जब आप इनको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रोपोजिशनल क्वेश्चन का जो है वो किस तरह से जो है वो जवाब दिया जाता है, ठीक है। नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इसको जो है वो क्लियर करते हैं। तो वेर एक्ट को पढ़ने का तरीका उसका भी लिंक दे दिया है, प्रोपोजिशन को कैसे हल करना है उसका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर ये कि सर क्या एक सेक्शन का हवाला देना जरूरी है, मुझे सेक्शन याद नहीं रहती, तो मेरी बात सुने, यस सेक्शन का हवाला देंगे तो वो समझेगा कि यार इसने कंसेप्चुअल स्टडी की है। और ये जो आप कहते हैं ना कि मुझे सेक्शन याद नहीं रहते, इसका मतलब है कि आपको वेर एक्ट नहीं पढ़ना होता। अब आप वेर एक्ट जब पढ़ेंगे, वो वाला लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कि जब आप उसको पढ़ेंगे ना उस लेक्चर को, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जो वेर एक्ट है उसको स्कीम के तहत पढ़ते हैं, उसके इंडेक्स को साथ साथ लेके चलते हैं, जैसे जैसे सेक्शन पढ़ते हैं उसके वो चैप्टर्स की और सेक्शंस की उसके पार्ट्स की तरतीब को याद रखते हैं और साथ साथ अपना इंडेक्स भी बनाते हैं। जब आप एक लॉ को स्कीम के साथ पढ़ लेते हो तो सेक्शन खुद ब खुद याद हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे याद हो कि भाई सीआरपीसी में इतने चैप्टर हैं, हर चैप्टर इस सेक्शन से शुरू होता है, हर चैप्टर का ये टाइटल है, तो मुझे कोई सेक्शन ढूंढना 2 मिनट का काम है, मुझे पता चल जाएगा ये इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चैप्टर 2 में फॉल करता है और चैप्टर 2 इस सेक्शन से शुरू होता है और इसके बाद ये सेक्शन में फौरन गेस कर लूंगा ये वो वाला सेक्शन है। तो ये कब होगा, जब आप वेर एक्ट को एक स्कीम के साथ जो है वो पढ़ेंगे। तो जब आप मेरा ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर सारे कोर्ट ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, फिर वही बात आ गई कंसेप्चुअल स्टडी। जो बंदा कंसेप्चुअल स्टडी कर लेगा वो कोर्ट ऑर्डर भी लिख लेगा। अब मैंने आपको वेर एक्ट पढ़ने का तरीका बता दिया, प्रोपोजिशन का। अब कोर्ट ऑर्डर लिखने के लिए फिर मेरा एक सेपरेट जो है वो लेक्चर है, ये देखें ऑर्डर राइटिंग, हाउ टू राइट अ ऑर्डर, ठीक है। इसको आप ओपन करें तो इसके अंदर आपको ना बिल्कुल बच्चों की तरह उर्दू में लिखना बताया गया है कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और वो ऑर्डर लिखने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, स्टैटिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो नीचे जाके उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको जो है वो बताई हुई है, ठीक है। यही नहीं है, आप जरा डिस्क्रिप्शन में देखें, इसमें लिखा हुआ है प्रीएम्पशन के ऑर्डर दिए हैं, फैमिली लॉ के आपको ऑर्डर दिए हैं, रेंट लॉ के आपको ऑर्डर दिए हैं, सीआरपीसी के ऑर्डर दिए हैं, एड इन टर्म इंजंक्शन लिखने का ऑर्डर आपको दिया है। उसके बाद जो है ये ऑर्डर पैरामीटर टू राइट एंड ऑर्डर, ये तो वो ऊपर वाला दोबारा आ गया है। फिर उसके बाद चार्ज को फ्रेम करने का जो है वो आपको स्पेसिमन दिया है। उसके बाद पोस्ट रेस्ट बेल को डिसाइड करने का स्पेसिमन दिया है। फिर किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड करने का स्पेसिमन दिया है। उसके बाद ऑनरेबल सुहेल नासिर साहब लेजेंड, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो एलिवेट भी होंगे एज ए जस्टिस, तो उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी आपको दिए हैं ताकि अगर आपको पेपर में कोई ऑर्डर पूछ लिया जाता लिखना तो आपकी उसके ऊपर जो है वो क्या हो, वो ग्रिप हो। तो ये वो चीज है कि सबसे पहले मैंने ये अपना ज़हन बनाया कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, प्रोपोजिशनल आते हैं, ऑर्डर टाइप आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया और उसके मुताबिक मैंने फिर अपनी स्टडी जो है उसको क्या किया, स्टार्ट किया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सर
सर कमेंट्री वाली किताबों को पढ़ना जरूरी होता है? हर पेपर की अहम कुतुब कौन सी हो सकती हैं? ये वही बात है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता तो फिर आप कोई भी कमेंट्री वाली बुक ले लें और आप क्या करें, उसकी कमेंट्री को पढ़ना जो है वो शुरू कर दें। मसलन अगर सीपीसी की बात करें तो मैं अमर रजा को जो है वो प्रेफर करता हूँ, ठीक है, कि अमर रजा की अगर वो आप उसके एक एक वो सफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद ठीक है सर अहम इस तरह सीआरपीसी की जो है इसी तरह जो सीआरपीसी है, ठीक है, उसके लिए एम महमूद मोस्टली बुक्स जो है वो एम महमूद की जो है वो आप ले सकते हैं। उसमें जो एक होता है ना ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, वो बहुत रेलिवेंट होता है, वो उसके ऊपर जो है अगर आप वो पढ़ लें तो मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो। फिर इसके अलावा आप नेट के ऊपर सर्च करें, आपको हर टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आप उस चीज़ की जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर परवाह नहीं है, फिर आप वो भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। फिर सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की, क्या मैं इम्तिहान में पास हो सकता हूँ? वही बात आ गई, प्रैक्टिस वाले बंदे के कॉन्सेप्ट क्यों ज्यादा क्लियर होते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को जो है वो देख रहा होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की लेकिन आप कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत आप बेसिक प्रैक्टिस का पता, तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा उसको क्लियर करना। तो ये आपने देखा ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपका जो वो कंसेप्चुअल स्टडी थी उससे जो है वो रिलेटेड है, जिसके मैंने आपको जो है वो क्या किया है, जवाब दिए है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे अहम पॉइंट आ गया, स्टडी अंडर सम प्लान, या प्लानिंग के साथ स्टडी करो। ये नहीं है कि मुंह उठाए एक ही सब्जेक्ट को जो है वो आप लगे हुए हो, बाकी सब्जेक्ट्स की आपको जो है वो परवाह ही नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि भाई आप जो है फर्ज करें जर्नल इंग्लिश और उर्दू ये एक हो गया और लॉ के सब्जेक्ट ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक तो आप दोनों को रोजाना की बुनियाद पे जो लेके चले, लॉ के सब्जेक्ट्स को और उन सब्जेक्ट को दोनों को आप जो है वो बराबर जो है वो आप टाइम दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अब आप इक्वली सबको जो है वो टाइम दें और फिर स्टडी जो है ना वो एक स्टेप वाइज शुरू करें। स्टेप वाइज से मेरा क्या मुराद है? स्टेप वाइज से क्या मुराद है? स्टेप वाइज से मुराद क्या है? देखिए स्टेप 1 क्या है, अरेंज लेटेस्ट सिलेबस, रीड इट केयरफुली, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड एंड टेक। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये देखें ये लेटेस्ट सिलेबस आ गया, ठीक है। कहां गया? ये लेटेस्ट सिलेबस आ गया, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस लें। उसके बाद क्या करना है, टेक इट्स प्रिंट, अरेंज और डाउनलोड ऑल अपडेटेड लॉज एंड रूल्स। मैंने आपको बता दिया है कि अब वो आपको वेबसाइट्स मैंने नीचे जाके जो है वो बता दी हैं कि लेटेस्ट एंड अपडेटेड लॉ जो हैं वो आपने कहाँ से और कैसे जो है वो आपने क्या करने हैं, डाउनलोड करने हैं। वो भी मैं आने आपको जो है वो गाइड कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, स्टेप 3 के अरेंज ऑल पास पेपर्स, यू मे आल्सो डाउनलोड। आप देखें अब आप पास पेपर पकड़े, क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस ले लिया, लॉज ले लिए, अब आप पास पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो उनको जब देखेंगे आप तो आपको पैटर्न समझ आएगा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को जो है ना, यानी वो किस किस्म के क्वेश्चन डिमांड करता है और उसका क्या जो है वो क्राइटेरिया है। अब ये भी मैंने आपको दे दिया। देखिए इधर देखें पास पेपर्स, मैंने ना सिर्फ आपको 2017-19 के पास पेपर दिए हैं बल्कि मैंने जो सिविल जजेस के पेपर थे डिपार्टमेंटल, चूंकि उसमें प्रपोजिशंस आती हैं, मैंने वो भी आपको दे दी हैं कि आपके पास अगर टाइम है तो आप उसमें से प्रपोजिशंस निकाल के तो आप उसको भी जो है वो क्या करें, आप उसको भी जो है वो देख सकें। अब उसके बाद आगे चलें, अगला स्टेप क्या है, इसकी भी आप प्रिंट वगैरह ले लें, ठीक है। अरेंज रेलिवेंट बुक्स, रेलिवेंट मटेरियल, नोट्स एक्सेट्रा, यानी आपने बेर एक्ट भी अरेंज कर लिए, पास पेपर भी अरेंज कर लिए। अब आपने देखना है कि भाई मुझे मजीद इसको पढ़ने के लिए क्या सर बाबर का के नोट्स जो है वो बड़ा रेलिवेंट मटेरियल है वो कैसे मिल सकता है, ठीक है। कोई रेलिवेंट बुक है वो आप देख लें, सीआरपीसी वो आप अरेंज कर लें उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब अगर आप मेरे मटेरियल की बात करें ना तो ये देखिए नीचे है, जरा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मैंने जो मैं कर सकता था सिविल लॉ 1 में, ये देखें प्रीएम्पशन एक्ट के ऊपर फुल फ्लेज मेरे नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, कोर्ट ऑर्डर सब पड़ा हुआ है।
प्रीएम्पशन के ऊपर, यानी रेंट लॉ के ऊपर, इसी तरह प्रीएम्पशन के ऊपर, इस तरह फैमिली लॉज के ऊपर, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर मेरे नोट्स लेक्चर्स वो पढ़े हुए। इसी तरह सिविल लॉ 2 का पेपर देखें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बेस्ट वे में जो है वो लेक्चर और नोट्स आपको दिए गए हैं। सीपीसी के लेक्चर और नोट्स, सीआरपीसी में पीसी हो गया, ठीक है, इसके अलावा सीआरपीसी हो गया, उसके नोट्स और लेक्चर हो गए। फिर सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मेरे नोट्स हैं, कानून शहादत के मेरे जो है वो नोट्स हैं, इंग्लिश में जो आप लोगों ने आपस में मटेरियल शेयर किया है वो है, ठीक है। ये अब सारे लिंक दिए गए हैं, प्लीज इनको डाउनलोड कर लें, ये आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल होंगे। तो आपने ओरिजिनल टेक्स्ट कर लिया, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट जो है बेरफ उसका अरेंज कर लिया, आपने मटेरियल अरेंज कर लिया, अगर कोई बड़ी जबरदस्त सी गाइड है वो आपने अरेंज कर ली। अब आप क्या है, अब स्टेप 5 देखें, अंडरस्टैंड दी स्कीम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। यानी मैंने सिलेबस इकट्ठा किया, मैंने पास पेपर इकट्ठे किए, मैंने रेलेवेंट मटेरियल इकट्ठा किया और समझने की कोशिश की पास पेपर से कि वो क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। वॉच माई यूट्यूब लेक्चर्स वेयर आई हैव सॉल्व पास पेपर्स। देखें, आपके लिए ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये जो मेरे जो है वो जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये मेरा चैनल जो है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पास पेपर सॉल्व करके रख दिए हैं। अगर आप इनको देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस वो पूछता है, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं। फिर मैंने खुद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रख दिए हैं ताकि आप मेरी प्रेजेंटेशन से अपने प्रेजेंटेशन कंपेयर करें, आपको पता चले आप क्या मिस्टेक करते रहे। और बिलीव मी, ये जितने भी लेक्चर है ना सॉल्व पेपर, अगर आप ये सुन लेंगे ना तो आप देख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई मैंने करना क्या है, मैंने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी टेक्निकलिटीज हैं जिनकी मुझे आज तक जो है वो समझ नहीं आई। तो प्लीज ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, आप इसको भी देखें, ठीक है। अब जब आपने सॉल्व पेपर देख लिए, मेरे लेक्चर सुन लिए, आपको समझ आ गई, अब आप स्टडी शुरू करें। और स्टडी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये नहीं है आप एक ही सब्जेक्ट को 15 दिन के लिए लगे हुए हैं, आप उनके सेट बनाए कि जनरल नॉलेज इंग्लिश और उर्दू वो एक सेट है, ठीक है, लॉ सेट है। अब आप लॉ का भी रोजाना पढ़ें और आप उसकी भी जो है वो तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टडी विद टाइम मैनेजमेंट। सर सिर्फ 5 माह में तैयारी कैसे मुकम्मल है? सर अभी सिविल जज की तैयारी कर रहे होते हैं, एडीपीपी का भी इश्तिहार आ जाता है, फिर कैसे मैनेज करें सब कुछ। देखिए मेरी बात सुने, टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दें। मैं ये नहीं कहता ब्रीकी में जाए मैंने आधा घंटा इसको देना, नहीं 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 नहीं, अपना बड़ा थोड़ा सा बड़ा टाइम मैनेजमेंट ये है कि भाई मैं ना 3 दिन में जो है ना ये वाला सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, या मैं 5 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, मैं 10 दिन में ये कर दूंगा, ठीक है। तो टाइम फिर आप रोजाना क्या करें, जनरल नॉलेज इंग्लिश और उर्दू के लिए आप कोई 2-3 घंटे मुख्तस करें, 4 घंटे मुख्तस करें, रोजाना जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। अभी हम उधर भी चलते हैं कि वो हमने किस तरह से उसको जो है वो न्यूज़पेपर को आप जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जो है वो उसको देखें। फिर ये है कि अगर एडीपीपी की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो बिलीव मी एडीपीपी जो है वो सिविल जज के एग्जाम में शामिल है, वो कुछ ही सब्जेक्ट होंगे जो डिफरेंट है। तो अगर आप एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सिविल जज भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको 2 डिफरेंट चीजें ना समझें, ठीक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चाहे एडीपीपी हो सिविल जज हो, वो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब आगे चलें, तो प्रेजेंटेशन ले जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके लिए मैं फिर आपको उधर ही लेके चलूंगा कि प्लीज मेरे वो लेक्चर देखें। मैंने हर लेक्चर के अंदर जो है मैंने क्या किया है कि मैंने हर लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया है, हर लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो अपना जो है वो क्या कहते हैं अपनी वो प्रेजेंटेशन दी है, अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर किया है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरह से जो है वो मैंने इस तरह से उसको अटेम्प्ट किया है, ताकि आप वो देखें तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन से उसको कंपेयर करें तो आपको खामियों का जो है वो क्या हो,
इल्म हो कि मेरे में कौन कौन सी जो है वो खामियां हैं जिनको कि मैंने जो है वो दूर करना है। ये देखिए ये अभी आ जाएगा कि ये मैंने अपना वो क्वेश्चन जो है वो पूरी असाइनमेंट जो है वो आपके साथ शेयर की है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को जो है वो किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। खुल जाओ। तो आप जब इस लेक्चर्स को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन शो की है। आप मार्जिन को देखें, आप देखें मैंने कैसे प्रिसाइज करके टू द पॉइंट जो है वो उसका आंसर दिया है। तो जब आप ये इन लेक्चर्स को देख के खुद से 2-4 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका वो मसला जो है वो हल हो जाएगा। प्रेजेंटेशन वाला आपको समझ आ जाएगी कि मैंने एक क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर सर क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना जरूरी है? भाई जब कंसेप्चुअल पेपर हो ना तो फिर ये चीजें जो है ना टाइम जाया करने के लिए मुतरादफ है। अब कम टू द पॉइंट, जो उसने पूछा उसका रेलिवेंट लॉ बता के उसकी रीजनिंग दे के आप बात को खत्म करें। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख के अपना टाइम जाया ना करें। ठीक है, फिर सर क्या हेडिंग की सूरत में जवाब लिखना होता है? नॉट एट ऑल। ये पीएससी या एलएलबी वाले पेपर नहीं है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं लंबा लिखना है या हेडिंग की सूरत में लिखना है। आपने सिंपल उसको टू द पॉइंट से, हाँ अगर हेडिंग जरूरी है तो आप जरूर बनाएं, लेकिन बिला वजह हेडिंग जो है वो क्रिएट ना करें। फिर यह कि सारे एक सवाल का जवाब किस हद तक तवील होना चाहिए? इट्स नॉट मैटर, इट इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटम विच मैटर्स इन द सिविल जज एग्जाम। आपने चाहे 2 लाइन का जवाब दिया है लेकिन प्रिसाइज दिया है, एक्यूरेट दिया है, आपको पूरे नंबर है। लेकिन अगर आपने 10 पेज लिखे हैं और इररिलेवेंट लिखे हैं और उसमें वो काम की चीज है ही नहीं तो फिर आपका जो है वो जवाब जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। सर क्या आपने भी पास पेपर हल किए हैं ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकें? अगर ऐसा तो हलशुदा पेपर कैसे हासिल किए जा सकते हैं वो मैंने आपको कहा है। यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें बाबर नदीम और वहां पे वो सारे लेक्चर जो हैं वो आ जाएंगे और उनका लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद में सर क्या हर सवाल में केस लॉ लिखना जरूरी होता है? नॉट एट ऑल, ना ये याद रहते हैं। हाँ अलबत्ता जो लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं मोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर वो अगर याद रह जाए तो उनका रेफरेंस आप पेपर में जरूर लिख सकते हैं। जैसे बेल के ऊपर हो गया, जैसे रिमांड के ऊपर हो गया, तो वो बड़ी वो जो मेन जो केस लॉ यानी केस लॉ जो है लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको तो आप जो है वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में केस लॉ डालना और उसको याद रखना वो इम्पॉसिबल बात है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर ग्रुप डिस्कशन क्यों जरूरी है? वही बात, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं हाई कोर्ट में बैठा, हम 30 लोग थे जो की तैयारी कर रहे थे, सारे के सारे जज बन गए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करते थे, मैं उसको ठीक करता था, वो मुझे ठीक करता था। तो ग्रुप डिस्कशन बड़ी जरूरी है। सर ग्रुप डिस्कशन कैसे की जा सकती है? जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पे फिजिकली इकट्ठे हों। भैया आजकल सोशल मीडिया है, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या मैं आपके साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं करता कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, वहाँ लोग ऐड हैं, ऑडियो की सूरत में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑडियो की सूरत या टेक्स्ट की सूरत में जवाब दिए जा रहे हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप अपनी मर्जी के लोगों को इन्वाइट करें, आप उनको कहें आओ भी जिसने मेरे साथ ज्वाइन करना है उनको लीड करें, तो वो आपकी एक डिस्कशन ग्रुप बन जाएगी। फिर आपकी कोई क्यूरी आप उसमें पुट करें, दूसरा उसका जो है वो उसको जवाब दे। सर आपका डिस्कशन ग्रुप कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? इट्स नॉट अ मैटर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर बाबर का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर रोजाना की जो डिस्कशन है उसमें भी आप शामिल हो जाएंगे। इसी तरह फेसबुक पेज है, आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें ढूंढने से है, अगर आप उसका पता करेंगे आपको फौरन पता चल जाएगा। फिर इसके अलावा ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा अगर कोई वो आता है लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब आपके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब देता हूँ। सर क्या एक एकेडमी को ज्वाइन करना जरूरी होता है? देखिए अगर तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है
कि आपको जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उसकी बुनियाद पे आप खुद तैयारी कर सकें, तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आप किसी एकेडमी में चले जाएं। लेकिन अगर आपको वो सर्टेन प्रिंसिपल्स का पता चल गया है जिनकी बुनियाद पे आपने तैयारी करनी है और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि मैं कर सकता हूं, तो फिर आप बेशक एकेडमी को ज्वाइन ना करें, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि एकेडमीज जो है वो एक बहाना है तैयारी करने का। अदरवाइज अगर आप खुद करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये एकेडमी ज्वाइन करना ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सर इंग्लिश और जीके की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इंग्लिश जीके उर्दू की तैयारी कैसे करनी है, देखिए मेरी बात सुने, ये मेरा फील्ड नहीं है, ठीक है, मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब हमने जीके और इंग्लिश के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे वो लोग जिन्होंने CSS PMS क्लियर किया है वो उसमें एक टीम है और वो रोजाना की बुनियाद पे तैयारी कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ें, करंट अफेयर, वोकेबलरी, ठीक है, ग्रामर, ये सारे आपके मसले जो है वो हल हो जाए। सोच लें कि मैंने सुबह जो है वो आधा घंटा जो है मैंने जो है वो पढ़ना है, वो क्या कहते हैं, मैंने न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है। फिर आज के दौर में आपको न्यूज़पेपर अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन है QOSHE, उसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। उसमें पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर और उन न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल और एडिटोरियल उसके अंदर आ जाते हैं। उसके साथ एक डिक्शनरी है वर्ल्ड वेब, वो भी आप जो है वो उधर से डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। अब आप क्या है कि आप QOSHE जो एप्लीकेशन है उसमें आप कोई भी अगर वो आपका वो कोई भी आपका है मसलन आपका कोई भी मुश्किल वर्ड है तो आप उसके ऊपर जब वो क्लिक करेंगे तो वो आपको साथ ही डिक्शनरी मीनिंग भी बता देगा। तो ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सर क्या एक नौकरी पेशा शख्स भी सिविल जज का इम्तिहान दे सकता है? सॉरी, नहीं दे सकता। अब रूल्स में अमेंडमेंट कर दी गई है कि जो बंदे का प्रोसीडिंग टू एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट से पीछे 2 साल का एक्टिव एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वो पेपर दे सकता है। तो वो तो नौकरी वाले बंदे का तो नहीं हो सकता ना, मास हुआ ADPP और DDPP के। तो ये वो रीजन है कि वो जो है वो पेपर जो है वो नहीं दे सकता। फर्ज करें एक बंदे की 10 साल प्रैक्टिस है लेकिन उसको 2 साल हुए हैं, 1 साल हुआ है नौकरी ज्वाइन किए हुए, तो क्या वो पेपर दे सकता है सिविल जज के? नहीं, क्योंकि एक्टिव एक्सपीरियंस 2 साल एडवर्टाइजमेंट से पीछे 2 साल उसका जो है वो नहीं बनता। उसके बाद सर 2 साल की प्रैक्टिस कहाँ से काउंट होती है? जहाँ पे आप अपनी मदर बार से वो लेते हैं मेंबरशिप, वहां से आपकी 2 साल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सर 3 चांसेस क्या पुराने सिलेबस से काउंट होंगे या फिर नए सिलेबस से? भाई नए सिलेबस से, नए सिलेबस से काउंट होंगे। अगर आपने 2015 का पेपर दिया है तो आप उसको इग्नोर करें चांस को। अब आपने 2017 से आप जो है वो पेपर दे सकते हैं और आपके वो वहां से काउंट जो है वो चांस जो है वो काउंट होंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद ये इफ यू हैव शेयर दिस पोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, एज ए सदका जारिया, प्लीज मेंशन थ्रू योर कमेंट्स। मुझे अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं अप्रिसिएशन का भी इंतजार करूंगा। मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज को इस लेक्चर में जो है वो कवर करूं। अल्लाह आपको हामी और नासर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।